नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक अग्रवाल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अति संवेदनशील विषय पर। यह विषय है जब पति और पत्नी के बीच में मैट्रिमोनियल वैवाहिक डिस्प्यूट्स होते हैं, उस केस में जो बच्चों की स्थिति होती है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। अक्सर देखा गया है कि जब पति और पत्नी के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं और सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं साथ रहने के या सेटलमेंट होने की, तो उस केस में पति और पत्नी जो है अपने बच्चों की कस्टडी को लेकर काफी हद तक लिटिगेशंस करते हैं, काफी हद तक मुकदमेबाजी करते हैं और उस केस में बच्चों के ऊपर काफी मुसीबतें आती हैं। बच्चों को बड़ी असहज सी स्थिति हो जाती है कि वो पिता के पास रहेंगे या माता के पास रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में अक्सर देखा गया है कि कोर्ट भी जो अपना रुख लेती है वो ज्यादातर माइनर बच्चों को, जो माइनर बच्चे होते हैं यानी कि जो नाबालिग बच्चे होते हैं, उनको मां को ही सौंपती है और कई बार पिता को वंचित किया जाता है बच्चे की कस्टडी से। तो आज हम विषय में लेंगे कि किस तरीके से पिता को कस्टडी बच्चों की मिल सकती है। दोस्तों, बच्चों के कस्टडी से पहले यह जानना जरूरी है कि जब भी मैटर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट के लिए बच्चों पिता के या माता के लीगल राइट से भी पहले ये देखना पड़ता है कि बच्चे का वेलफेयर कहां पर है। बच्चे का जो सबसे ज्यादा हित होगा वो या मां के साथ है कि पिता के साथ है। अगर माता या पिता दोनों साथ नहीं रहना चाहते तो सबसे पहले कोर्ट तो प्रयास करता है कि माता और पिता दोनों को मिला दे बच्चे की हित में। लेकिन अगर माता और पिता नहीं रहना चाहते हैं साथ में किसी भी परिस्थिति में, तो बच्चे की कस्टडी कोर्ट डिसाइड करता है। लेकिन उस समय कोर्ट का पैरामाउंट कंसर्न, पैरामाउंट इंटरेस्ट, जो पैरामाउंट कंसिडरेशन होता है, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण कंसिडरेशन होता है वो ये होता है कि बच्चे को किसको देना है, माता को या पिता को। और बच्चे का पैरामाउंट कंसिडरेशन है उसका वेलफेयर, कि कहां पे या तो मां या पिता, उन दोनों में से कौन बच्चे का सबसे ज्यादा ध्यान रख सकता है। केवल उसकी फिजिकल, उसकी शारीरिक जरूरतों के लिए ही नहीं, कोर्ट का यह भी कर्तव्य होता है, कोर्ट का यह भी दायित्व होता है कि वो ये भी इंश्योर करे कि पिता या माता में से कौन बच्चे को नैतिक रूप से भी ज्यादा अच्छे से पाल सकता है, उसको सारी सुविधाएं दे सकता है। न केवल माता या पिता का, बल्कि ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर यानी दादा, दादी, नाना, नानी, बुआ, मौसी, इन सब का भी प्यार, उसको एक परिवार का पूरा माहौल उसको मिले और वो अपना उसका एक नॉर्मल अपब्रिंगिंग हो, एक उसका पालन पोषण एक नॉर्मल फैमिली की तरीके से हो सके। ये भी कोर्ट का दायित्व बनता है। तो दोस्तों, कोर्ट में दो तरीके से कस्टडी के लिए केस चलता है। पहला तो होता है कि आप एक जो लोकल बॉडी होती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वहां पर भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि आपको बच्चे की कस्टडी दी जाए, माइनर बच्चे की कस्टडी दी जाए। माइनर यानी जो नाबालिग बच्चे हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। और दूसरी एक आपके पास रेमेडी होती है जिसको हम बोलते हैं गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट, जो 1890 में बना था। गार्जियन एंड वार्ड एक्ट माइनर बच्चों की कस्टडी और विजिटेशन राइट्स, यानी कि जो मिलना जुलना माता या पिता में से कोई भी कर सकता है, इस तरह की पिटीशन हम वहां पे डाल सकते हैं। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि माइनर चाइल्ड के राइट्स क्या है। तो सबसे पहले तो राइट्स जो बच्चे के होते हैं, क्योंकि झगड़ा विवाद माता या पिता में है, बच्चे के साथ नहीं है कोई विवाद, लेकिन अननेसेसरी बच्चों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है, जो कि बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में एक तरीके से बाधा बनता है। बच्चे का एक नॉर्मल जो विकास होना चाहिए वो माता या पिता दोनों ही इंश्योर कर सकते हैं, उसके अलावा तीसरा कोई नहीं। तो उसके लिए गार्जियनशिप जो है कोर्ट को डिसाइड करनी पड़ती है।
जब तक कोर्ट के पास या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास बच्चे की एप्लीकेशन जाती है माता या पिता की तरफ से, जो नॉन कस्टोडियल पेरेंट होता है, यानी कि बच्चा जिसके पास है उसके उसके अलावा जो दूसरा पेरेंट है, उस जिसके पास बच्चा नहीं है, वो कस्टडी के लिए या गार्जियनशिप के लिए अपनी एप्लीकेशन फाइल करता है। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, या तो एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कोर्ट के पास जब भी एप्लीकेशन जाती है नॉन कस्टोडियल पेरेंट की, तो उसका सबसे पहला काम ये होता है कि वो आपस में, उस एडमिनिस्ट्रेशन का आपस में बच्चे के हित को देखते हुए माता या पिता का मीडिएशन कराए, मध्यस्थता कराए और उनमें आपस में सामंजस्य बैठाने का प्रयास करे। और उस समय जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या जो कोर्ट होता है, वो बच्चे का गार्जियन के रूप में एक्ट करता है। जो उस समय गार्जियन हो जाता है, वो जो बच्चा होता है, वो या तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि मजिस्ट्रेट या एसडीएम, या कोर्ट, जब एप्लीकेशन जाती है तो कोर्ट जो है बच्चे की गार्जियन बन जाती है। तो आइए जानते हैं कि गार्जियनशिप क्या है। सबसे पहले तो हम गार्जियनशिप सोचते हैं कि गार्जियनशिप होती क्या है। गार्जियनशिप यानी संरक्षण किसको दिया जाए। सबसे पहले जो कोर्ट डिसाइड करता है, वो गार्जियनशिप के लिए देखता है कौन फिट है। दोनों तरफ से अपने अपने वर्जन आते हैं, दोनों तरफ अपनी अपनी बातें कही जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी होता है। लेकिन कोर्ट का सबसे पहला काम ये होता है, ये देखना कि आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, बच्चे का कंफर्ट लेवल क्या है, बच्चा किसके साथ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है। कोर्ट दोनों पेरेंट्स से बात करने के बाद, बच्चे से बात करने के बाद, ये अपना मन बनाता है कि बच्चे को कंफर्ट लेवल कहाँ पे ज्यादा मिलता है, पिता के साथ या माता के साथ। दोस्तों, एक एक्ट है, अगर हिंदू हिंदू की बात करते हैं हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म में एक एक्ट है जिसको बोलते हैं हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। ये 1956 में बना था। इसकी धारा 6 कहती है, जो धारा 6 जो संरक्षण, नेचुरल संरक्षण, प्राकृतिक नैसर्गिक संरक्षणकर्ता की डेफिनेशन बताती है। इसमें बताया गया है कि 5 साल तक के बच्चे, 5 इयर्स के बच्चे जो होते हैं, उनका जो संरक्षण, नेचुरल संरक्षण करता, जो नैसर्गिक संरक्षण करता होता है, वो माँ होती है। लेकिन दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं है कि पिता नैसर्गिक संरक्षण करता नहीं होता। लेकिन 5 साल तक के बच्चों को एक जनरल एक टेंडेंसी माना जाता है कि क्योंकि 5 साल के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनका मानसिक शारीरिक विकास बहुत कमजोर होता है। उस केस में जो माँ होती है, माँ की एक ममता के तौर पर बच्चे को कोर्ट ये मानता है, कानून ये मानता है कि माँ जो है बच्चे का पालन पोषण ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकती है। उसके बाद पिता को। अब 5 साल के ऊपर, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, 5 साल के ऊपर बच्चे का जो नैसर्गिक संरक्षण करता है या नेचुरल गार्जियन जो डिसाइड किया जाता है, वो जनरली पिता को माना जाता है। ये तो हिंदू माइनॉरिटी या गार्जियनशिप एक्ट की बात हो गई। अब इसी में एक चीज और बताई गई है, इसकी धारा 7 में, इसी एक्ट की धारा 7 में ये बताया गया है कि जो अडॉप्टेड चाइल्ड होते हैं, यानी कि जिन बच्चों को गोद लिया जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे 5 साल से ऊपर हो चाहे 5 साल से कम हो, उनका जो नेचुरल गार्जियन जो जनरली डिसाइड किया जाता है, उसमें पिता को ही जनरली नैसर्गिक संरक्षणकर्ता माना जाता है और उसके बाद माँ को माना जाता है। अगर पिता नहीं है तो माँ। ये तो हो गई गार्जियनशिप की बात। अब आती है बात कि कस्टडी कैसे फाइल की जाए। दोस्तों, कस्टडी कब फाइल करना है ये ज्यादा जरूरी है, कैसे फाइल की जाए ये हम उसके बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि कस्टडी फाइल करना कैसे फाइल की जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कस्टडी 2 तरीके से आप मान सकते हैं। पहला तो आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो एसडीएम कोर्ट होती है, वहां पर भी आप कह सकते हैं, एसडीएम के सामने एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेरे को बच्चे को कस्टडी चाहिए, मेरी कस्टडी इस तरीके से, जो नॉन कस्टोडियल पेरेंट है उसकी एक एप्लीकेशन लगाता है अपनी बातें लिखते हुए। और दूसरा तरीका है गार्जियन एंड वार्ड है, तो एक प्रॉपर सूट होता है, एक सही तरीका होता है बच्चे की, माइनर बच्चे की कस्टडी लेने का।
तो गार्जियन एंड वार्ड एक्ट जनरली फैमिली कोर्ट में, जिन जिलों में फैमिली कोर्ट्स है वहां पर, और जिन जिलों में फैमिली कोर्ट्स नहीं है या जिन शहरों में या गांव में फैमिली कोर्ट्स नहीं है, अगर वहां कोई सिविल कोर्ट है तो वहां पर फाइल कर सकते हैं। सिविल कोर्ट में एक कस्टडी के लिए आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं एफिडेविट के तौर पर। तो ये जनरली होता है। दोस्तों एक और तरीका है जिस तरीके से आप कस्टडी अपने बच्चे की हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जनरली फैमिली कोर्ट्स हो गई या एसडीएम कोर्ट हो गए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, वहां पे कस्टडी के केस चलने में, चलते चलते और डिसाइड होने में काफी वक्त लग जाता है। हो सकता है कभी 2 साल लग जाए, हो सकता है 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए। तो इसी तरीके से एक केस और होता है जो कस्टडी के लिए फाइल कर सकते हैं, वो सीधा हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन में जाते हैं अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें आर्टिकल 226 में एक रिट पिटीशन होती है। रिट पिटीशन में जो इसको कहते हैं हैबियस कॉर्पस की। लेकिन दोस्तों हैबियस कॉर्पस रिट पिटीशन हर केस में लागू नहीं होती है। ये बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत ही सोच विचार करके लगाई जाती है, और इसको मैं सलाह दूंगा कि आप अपने जो लीगल कंसल्टेंट्स हैं उनकी सलाह से ही इसको फाइल करें। क्योंकि हैबियस कॉर्पस बेसिकली क्या होता है, हैबियस कॉर्पस रिट पिटीशन होती है जब कहीं इलीगल डिटेंशन होता है, उसके केस में फाइल होती है। जब ये देखा जाता है कि किसी ने किसी को बंदी बना रखा है, इसको हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका बोलते हैं, यानी कोई व्यक्ति को बंदी बना के रखा गया उसकी मर्जी के बिना, या उसके गार्जियंस जो उसके संरक्षण करता है उनकी नॉलेज के बिना, उनके ज्ञान के बिना उसको बंदी बनाया गया है, या तो सरकारी महकमे द्वारा, किसी सरकारी महकमे द्वारा, पुलिस द्वारा, या कहीं पे भी, या कोई प्राइवेट पार्टी जिसने बंदी तो बना रखा है और पता नहीं है उसने बंदी बनाकर उसको कहाँ रखा है, जिसको हम इलीगल डिटेंशन बोलते हैं। यानी गैर कानूनी तरीके से किसी को बंदी बना के रखा गया है और उसके बारे में पता नहीं है कि वो जीवित है कि मृत है। तो ऐसे लोगों के लिए ये याचिका डाली जाती है, जिसको हम हैबियस कॉर्पस की याचिका बोलते हैं, रिट पिटीशन बोलते हैं। लेकिन जब दोस्तों हम चाइल्ड कस्टडी के केस में डालते हैं तो ये हमें ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चे को जबरदस्ती दूसरे पेरेंट्स से बिना उसकी नॉलेज के छीन करके या किसी भी तरीके से अनजस्टिफाइड तरीके से उससे दूर करा गया है, और नॉन कस्टोडियल पेरेंट जिससे दूर किया गया, जिस पेरेंट से, उसको पता नहीं है कि बच्चा कहां पर है। तो ऐसे केस में बच्चे की कस्टडी के लिए आप सीधे रिट पिटीशन, हैबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन में जा सकते हैं। दोस्तों क्या होता है कि बहुत से लीगल कंसल्टेंट्स को भी नहीं पता होता है कि जनरली कि बच्चे के कस्टडी के लिए भी ये केस फाइल हो सकता है, होता है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक एलिमेंट होना चाहिए कि बच्चे को बिना किसी कंसेंट के, जो नॉन कस्टोडियल पेरेंट या लीगल गार्जियन है उसके बिना किसी कंसेंट के उससे दूर किया गया है और उसको मिलने नहीं दिया जा रहा है, ये एलिमेंट है, तो बच्चे की कस्टडी डिसाइड करी जा सकती है। हाई कोर्ट में जाने के बाद इस हैबियस कॉर्पस की पिटीशन में शुरुआत में ये रिट ऑफ राइट होती है, यानी जो लीगल गार्जियन है वो बच्चे की तरफ से, नेचुरल गार्जियन है जो नॉन कस्टोडियल पेरेंट है, वो बच्चे की तरफ से ये याचिका जो हाई कोर्ट में प्रेजेंट करता है और ये पूछता है, कोर्ट को बताता है कि मेरी कंसेंट, मेरी एब्सेंस में, या मुझे बिना बताए, मेरी कंसेंट के बिना मेरे बच्चे को मुझसे दूर किया गया और मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे नहीं पता बच्चा कहां पर है, क्या है। अगर पता है तो डाली जा सकती है गार्जियन एंड वार्ड एक्ट में पिटीशन। अगर नहीं पता है बच्चा कहां पर है और कहां पर किस जगह पर रखा गया, तो इस तरीके से इस याचिका को प्लेस किया जा सकता है। जो भी लास्ट पता है उसका बारे में बताया जा सकता है। दोस्तों चाहे गार्जियन एंड वार्ड एक्ट में ये पिटीशन डालें, चाहे हैबियस कॉर्पस में डालें, जनरली ये जो केस होते हैं जहां बच्चा ऑर्डिनरली रिसाइड करता है, यानी कि जहां पर रह रहा होता है, ये वहां पर ये पिटीशन, ये केस फाइल किए जाते हैं। ऐसा ये कानून में नियम है। लेकिन अगर नहीं पता है आपको, मान लीजिए कोई पेरेंट लेकर गया है, जनरली जैसे
जैसे छोड़ के चली जाती है पति को, बच्चे को साथ में ले जाते हैं बिना उसके कंसेंट के। तो जब बच्चे को ले जाते हैं तो उस केस में माँ जनरली बच्चे को मिलने नहीं देती है पिता से। तो उस केस में पिता जो है कोर्ट में ये बात कह सकता है, मेरी कंसेंट के बिना मेरे बच्चे को उससे दूर किया गया, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है, बात करने नहीं दिया जा रहा है। तो उस केस में हाई कोर्ट का ये दायित्व बन जाता है कि वो बच्चे से तुरंत मिलाए, बच्चे को तुरंत उपस्थित कराए अपनी कोर्ट में, और फिर देखे। और जब एक बार बच्चा उपस्थित हो जाता है और माँ उसको लेकर आ जाती है और सामने आ जाता है कि कहीं इलीगल कस्टडी में नहीं रखा गया, माँ ही लेकर गई, तो उस केस में ऐसा नहीं होता है कि कोर्ट वो केस बंद कर देती है। अब वो जो रिट होती है, रिट पिटीशन होती है, इस केस में एक बार बच्चे को उपस्थित कर लिया, बच्चा देख लिया, कोर्ट में देख लिया, वो जिंदा है, सामने आ गया, तो कोर्ट का काम हो जाता है अब उसको एज ए गार्जियन एंड वार्ड एक्ट की तरह ट्रीट करना और बच्चे की कस्टडी को डिसाइड करना कि किसको दी जाएगी, माँ को दी जाएगी कि पिता को दी जाएगी। ये तब बिल्कुल रिट ऑफ कोर्स की तरह चलता है, रिट ऑफ कोर्स चलती है, यानी कि एक प्रोसीजर हो जाता है गार्जियन एंड वार्ड एक्ट का। तो कोर्ट जनरली वहां पे अब कस्टडी वही हाई कोर्ट ही डिसाइड करती है, और हाई कोर्ट के पास पावर है, वो चाहती, अगर वो चाहे तो इस केस को वो निचली अदालत में यानी कि फैमिली कोर्ट में भी भेज सकती है इस केस को, कि आप नीचे जाके इसको फाइल करें। तो ये तो दोस्तों हो गया प्रोसीजर कि किस तरीके से हम कस्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कस्टडी मिलती किसको है। तो दोस्तों कस्टडी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कस्टडी मिलेगी कब, कैसे मिलेगी, ये केस की मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है माता या पिता जो लिटिगेंट्स हैं, यानी कि जो मुकदमे में पक्षकार हैं, उनकी पारिवारिक, आर्थिक और उनकी सामाजिक जो परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, उसको देखते हुए कोर्ट डिसाइड करता है कि बच्चे की कस्टडी किसको सौंपी जाए। उस केस में केवल आर्थिक स्थिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देखी जाती है कि बच्चे की जो नॉर्मल अपब्रिंगिंग है, यानी कि उसका जो पालन पोषण है, जो एक सामान्य पालन पोषण है, वो किस तरीके से और कौन बेहतर कर सकता है। तो उसमें दोनों, माता या पिता दोनों में से, तो दोनों की परिस्थितियां देखी जाती हैं। और केवल आर्थिक स्थिति ही नहीं, कोर्ट ये भी देखता है कि क्या माता या पिता की आर्थिक स्थिति तो मजबूत है, लेकिन क्या वो सक्षम है पालने पोसने में, क्या उन्होंने कोई दूसरी शादी करने का विचार तो नहीं किया जिससे कि बच्चे की आगे विकास में या आगे उसकी जो नॉर्मल एक पालन पोषण होना चाहिए, माता या पिता का जो एक नॉर्मल व्यवहार होना चाहिए, प्यार मिलना चाहिए, वो मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो उस केस में भी देखा जाता है कि माता या पिता जो भी रखना चाहते हैं, क्या उन्होंने दूसरी शादी तो नहीं कर ली है। अगर कर ली है तो उस केस में भी देखा जाता है कि शादी कर ली है, लेकिन अगर दूसरे पेरेंट जो नॉन कस्टोडियल पेरेंट है, जिसने शादी नहीं की है, अगर उनको दे देते हैं तो क्या वो ठीक से रख पाएंगे, उनकी परिस्थितियां हैं, उनके पास इतना आर्थिक स्थिति मजबूत है कि जो बच्चे को वो कर सकते हैं। तो वहां पे ये सारी चीजें देखी जाती है, और केवल आर्थिक स्थिति नहीं, और बच्चे के साथ ये भी देखा जाता है कि बच्चे के लिए जो नॉर्मल अपब्रिंगिंग के लिए जरूरी है पारिवारिक माहौल, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यानी घर में दादा दादी, नाना नानी, बुआ मौसी और रिश्तेदार किस तरीके का प्यार मिल रहा है, जिससे कि बच्चे जो है पूरे एक पारिवारिक माहौल में, जैसे एक नॉर्मल पारिवारिक माहौल होता है, उसमें पले बढ़े, आगे बढ़े। तो वो भी देखता है कोर्ट कि बच्चे की टोटल जो एक आगे चल के जो पूरा विकास होना है बच्चे का, एक उसका बौद्धिक विकास, एक शारीरिक विकास, एक उसका मानसिक विकास, और एक उसका जो है सांस्कृतिक विकास भी किस तरीके से होगा। अगर पेरेंट मॉरली अनफिट है, कोई भी पेरेंट मॉरली अनफिट है, यानी कि वो नैतिक रूप से सक्षम नहीं है, नैतिकता की कमी है, तो वो भी कोर्ट देखता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है कि वो किसी अपराध में तो लिप्त नहीं है कोई भी पेरेंट, या अपराध में तो नहीं लिप्त है, लेकिन वो उसका जो तरीका है बात करने का, उसका जो तरीका है एक रहन सहन का, क्या वो बच्चे के लिए सुलभ है, या बच्चे को अच्छा, बच्चे के परिवार परिस्थितियों के लिए सही है, बच्चे के मानसिक और सामाजिक विकास जो आगे होना है, सामाजिक उसको बनाता है। तो ये भी चीज बहुत जरूरी होती है जो कोर्ट देखता है।
दोस्तों सबसे जरूरी होता है जब अब हम बात करते हैं, ये हमने देखा कि किस तरीके से कोर्ट की क्या मंशा होती है, क्योंकि कोर्ट का पैरामाउंट कंसिडरेशन होता है बच्चे का वेलफेयर, बच्चे का जहां पे हित ज्यादा होता है, कोर्ट हर तरीके से वो सारी परिस्थितियां टटोलता है माता या पिता में से कि दोनों के पास कौन सी परिस्थिति होगी। अब हम बात करते हैं, देखिए बच्चों में चाहे कोई भी कस्टोडियल पेरेंट हो, बच्चा चाहे किसके साथ भी रहे, लेकिन अगर नेचुरल माता या पिता है, नेचुरल गार्जियन है, माता पिता दोनों ही नेचुरल गार्जियन होते हैं, तो जो नॉन कस्टोडियल पेरेंट होता है उसका भी हक होता है कि बच्चे को मिले, देखे। ये कोई भी कोर्ट पिता नॉन कस्टोडियल पेरेंट से छीन नहीं सकती। तो उसके लिए कोर्ट को डिसाइड करना होता है विजिटेशन राइट। बच्चे की कस्टडी चाहे वो किसी को भी दे, लेकिन विजिटेशन राइट उसको दूसरे पेरेंट को भी देना पड़ता है, चाहे वो कितना भी मॉरली किस तरीके से भी अनफिट हो। तो वो चीज देखी जाती है। अब वो कोर्ट अपने संरक्षण में भी करा सकता है, कोर्ट किसी बाहरी ऑब्जर्वर के संरक्षण में भी करा सकता है, या बिना संरक्षण के भी कोर्ट एक दूसरे से किसी अलग स्थान पे मिलने के लिए भी समय दे सकता है, विजिटेशन राइट। और उसमें एक होता है इंटरिम विजिटेशन राइट। तो दोस्तों जनरली जो फादर होता है उसको विजिटेशन राइट्स मिलते हैं। तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएं कस्टडी के लिए, चाहे हैबियस कॉर्पस के थ्रू लगाएं, चाहे गार्जियन एंड वार्ड एक्ट के थ्रू लगाएं, तो जैसे ही आप कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगाएं, साथ ही साथ आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन दें कि जब तक कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है, फाइनल कस्टडी डिसाइड नहीं होती है, तब तक बच्चे से मुझे मिलने दिया जाए, मुझे इंटरिम विजिटेशन राइट दिए जाए। इसको इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर कहते हैं दोस्तों। इंटरिम ऑर्डर एक जरूर हासिल करें, एक एप्लीकेशन लगाएं, कोर्ट से बात करें, क्योंकि क्या अक्सर देखा गया है जब भी माँ बच्चे को लेके चली आती है और दूसरे मुकदमे चलते हैं, तो उस दौरान बच्चे का पिता से मिलना जुलना बंद हो जाता है, बातचीत करना बंद हो जाता है। और जो कस्टोडियल पेरेंट होता है, यानी कि जनरली जो माँ होती है, वो अब माँ का परिवार जो होता है, वो बच्चे को पिता से दूर करने के लिए बच्चे को अलग अलग चीजें कुछ बोलते हैं ऐसे कि जिससे कि बच्चा जो है पिता के लिए अपने मन में कुछ बुरी भावनाएं या इस तरीके की बातें डेवलप कर ले। तो वो जनरली बच्चे को दूर ले जाती हैं पिता से, नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स से। पिता का मेरा मतलब है, क्योंकि जनरली पिता ही दूर होता है, इसलिए मैं कहता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अगर कह रहा हूँ कि पिता दूर होता है जनरली, तो पिता ही होगा, माँ भी हो सकती है। तो जो नॉन कस्टोडियल पेरेंट होता है, वो जनरली बच्चे के मन में नॉन कस्टोडियल पेरेंट के लिए एक भावना, एक अलग रहने की भावना, एक या एक अलगाव की भावना डेवलप हो जाती है। उसको दूर करने के लिए इंटरम विजिटेशन राइट्स बहुत जरूरी होते हैं, तो तुरंत मांग करना जरूरी है। दोस्तों इसमें एक चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन एनजीओ है मुंबई का, उसकी एक रिपोर्ट भी है, उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करी है कि किस तरीके से कस्टडी और विजिटेशन गाइडलाइंस उन्होंने तैयार की, किस तरीके से नॉन कस्टोडियल पेरेंट के लिए ये जरूरी है और किस तरीके से दी जानी चाहिए। तो उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई है कि कब कब किस किस तरीके से छुट्टियों में नॉन कस्टोडियल पेरेंट के पास बच्चा कैसे जा सकता है, कितने दिन के लिए जा सकता है, अगर बच्चा शहर से दूर है, 100-200 किलोमीटर दूर है, तो उसकी कैसे जो है विजिटेशन होनी चाहिए। ये सारी चीजें उन्होंने जो है एक और संडेज के लिए, हॉलीडेज के लिए बच्चे को किस तरीके से नॉन कस्टोडियल पेरेंट को विजिटेशन देना चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसको दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी मान्यता दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने ये रिपोर्ट उन्होंने 2011 में तैयार की थी, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसके ऊपर पूरा अपना अप्रूवल दिया है। और जो महाराष्ट्र की जितनी भी फैमिली कोर्ट्स हैं या जहां पे भी बच्चों की कस्टडी के लिए लिटिगेशंस होते हैं, वहां पर उन्होंने उन सभी कोर्ट को सर्कुलर इसकी एक कॉपी लगाते हुए भेजा है कि ताकि जब भी कोर्टें या कोई भी ट्रिब्यूनल बच्चे की कस्टडी डिसाइड करें, तो इन गाइडलाइंस को अपने माइंड में रखें, डिसाइड करते समय इसका भी रेफरेंस लें। तो बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं इस गाइडलाइंस का डिस्क्रिप्शन अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस गाइडलाइन को किस तरीके से है वो डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा आपको, आप चाहे तो नेट पे सर्च करके वो गाइडलाइंस डाउनलोड कर सकते हैं 47 पन्नों की। तो दोस्तों ये आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से कस्टडी के बारे में, कस्टडी की गाइडलाइंस, कस्टडी के बारे में आप कौन कौन से केस फाइल कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या रेमेडीज उपलब्ध है, और किस तरीके से आप इंटरिम विजिटेशन के लिए जा सकते हैं, बच्चों की कस्टडी के लिए बात कर सकते हैं।
और दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं चलते चलते आप लोग को बता देता हूं। अगर कस्टडी का मुकदमा आप डाल रहे हैं कस्टडी या विजिटेशन के लिए, तो और आपके ऊपर कोई और मुकदमे मेंटेनेंस वगैरह के आए हैं, बच्चे के मेंटेनेंस के लिए आए हैं, तो दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर से गुजारिश करूंगा। मैंने अपने पिछले वीडियो जो 125 के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको एक अ, बताया था कि बच्चे को एंट्री मेंटेनेंस अगर बंधा है तो जरूर दीजिए। बच्चे का मेंटेनेंस कभी मत रोकिएगा दोस्तों। जो भी सक्षमता है आपकी, जितना भी आप सक्षम है, बच्चे के लिए मेंटेनेंस जरूर दीजिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप हमको जरूर बताएं, लाइक कमेंट शेयर करें। और दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।